भाई बीजेपी भाई टारगेट तो देखिए वो हर चुनाव में टारगेट देते हैं। ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा है। भाई प्रधानमंत्री ने बंगाल के गांव-गांव में घूम के कहा कि 200 सीट जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ मोदी जी ने और अमित शाह ने यहाँ दिल्ली में घूम घूम कर कहा हम 40 सीट जीत रहे हैं, आया 8 सीट। देखिए सेलेक्टिवली क्या है कि अमित शाह किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अमित शाह को बोले कि आपने कहा था बंगाल में और आपका नंबर नहीं आया। कोई नहीं पूछता है ये बात। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनको 100 सीट आएगा, 100 से कम आएगा। आप ही के इंटरव्यू में मैंने कहा था और आपने कहा प्रशांत जी आपको हम लोग पूछेंगे, कैमरे पर पूछेंगे, नहीं होगा पूरे बीजेपी वाले ट्रोल करेंगे। मैंने कहा भैया कर लीजिएगा, अगर 100 से ज्यादा आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसके बाद मैं आपसे मिला हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं और अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा आता तो आप मेरे से पूछते भी। लेकिन उस चुनाव के बाद कई बार आप अमित शाह से मिले, कई बार आपने उनका इंटरव्यू लिया। आपकी या किसी मीडिया वाले की ये जरूरत नहीं कर सकता है कि जाके अमित शाह से पूछे कि भाई 200 सीट आपने कहा था, अमित शाह जी आप इतने जगह चुनाव जीते हैं लेकिन बंगाल में आपसे गलती हो गई। ये कोई आज तक मुझे ये सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जवाब नहीं देंगे, वो देंगे जवाब। कोई सवाल पूछता ही नहीं है कि भाई आप 10 में 8 आप जीते लेकिन बंगाल में आपसे आपके आकलन में आपके अनुमान में गलती हुई, कम से कम इतना तो मानो भाई कि किसी दूसरे का किशोर जी आप नहीं, आपने अगर मीडिया नहीं आपने अगर पूछा हो तो बताइए। मीडिया पे इतना पॉट शॉट लिया है तो आज इस ऑडियंस के सामने मैं कह रही हूं कि ये सवाल मैंने पूछा है, आपने रिसर्च कम की है, मैंने ज्यादा की है और मैं ये ट्वीट आपके इस जवाब के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी जहां ये सवाल पूछा गया है और अमित शाह का जवाब था हम टारगेट अपने कार्यकर्ता के लिए सेट करते हैं। तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। अमित शाह जी ने जवाब दे दिया कि हम टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। तो ये 370 का टारगेट भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किया है। आपने जवाब दे दिया, आपने खुद से जवाब दिया। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि मोदी जी ने कहा 370 क्यों कहा। वो इसलिए कहा जो आपने कहा, जो अमित शाह ने स्वीकार किया पब्लिकली कि ये तो टारगेट हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट करते हैं। पब्लिक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई ध्रुव सत्य है या कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर लीडर को यह अधिकार है कि वो टारगेट सेट करे, उसके लिए प्रयास करे। सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है, न मिले तो यू शुड बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट कि भाई मेरे से गलती हो गई। जबरदस्ती का ये मत कहिए कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता है, मैं अमित शाह हूं, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। क्योंकि 2014 के बाद कम से कम 8 या 9 चुनाव में तो मैं उनके आमने सामने रहा हूं जहां पर कि उनके टारगेट जो उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किए उन्होंने हासिल नहीं किए। बिहार 2015 में 200 सीट ला रहे थे, 55 पे निपट गए। पंजाब में हम लोग को हरा रहे थे, अकाली बीजेपी सिरे से साफ हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी सरकार गठबंधन था। मैं आपको 8-9 ऐसे राज्यों, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, वो भूल जाते हैं। जो जीता उसी को बढ़ाते हैं बोले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चुनाव जीते नहीं, वो ज्यादा जीते हैं, कम हारे हैं, लेकिन हारे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो चुनाव हारे नहीं। और जो उन्होंने कह दिया, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि 370 का पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट है और वो 370 देखिए आप क्या समझते हैं रियलिस्टिक नंबर क्या है? बार बार आपको कह रहा हूं, मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूं। मैं पहले कहा कि नंबर मैं नहीं, मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं। लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम, इतना तो बता दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है। मैं आपको इतना, आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं
फर्स्ट हैंड मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, एंड दैट विल कम एज अ सरप्राइज टू मेनी पीपल इन दिल्ली हु आर थिंकिंग कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साउथ में बीजेपी इज एक्सपेंडिंग, दे हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बेस एंड सपोर्ट इन ईस्ट एंड साउथ, नॉट ओनली इन साउथ। तेलंगाना में दे आर ऑलरेडी अराउंड 14%, सो आई सी दैट वोटिंग percentage again going up in favor of BJP. Another state which again is not being followed from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu probably for the first time BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है, और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है। अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं ये जानता हूं कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू डबल डिजिट वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है और वहां बीजेपी को अभी तक बहुत 5% से कम वोट आता रहा है। तो जैसे तेलंगाना में 14% वोट लेकर वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे बने। देखिए, पार्टियां एक दिन में बनती नहीं, ये तो हेडलाइंस पर मत जाइए। पार्टियों को बनाने में, चुनाव जीतने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लगता है। तेलंगाना में नाउ दे हैव रीच्ड 14%, इन केरला दे आर इन डबल डिजिट, कर्नाटका दे विल डू वेल, एंड इन तमिलनाडु आल्सो आई सी देम ब्रेकिंग इनटू डबल डिजिट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माय माइंड is aware कि they are weak in east and south, and east and south में BJP's performance will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In east and south, BJP's cumulative number compared to 2019 in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019. एक रैपिड फायर, ये रैपिड फायर फंसाने वाला फायर, मतलब फंसाने वाला, तो खाली आपको लाइसेंस थोड़ी है कि आप हमें फंसाएंगे। हेडलाइन नहीं मिला तो रैपिड फायर दो, जिसमें वही बोलना है जो इन्होंने मुझे ऑप्शन देने हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं खराब हैं, तो कुछ तो कुछ बोलोगे, अच्छे बोले तो भी मारे गए, बुरे कहे तो भी मारे गए। ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, इन्होंने खुद जवाब। चलिए तो चलिए, फिर आपने जो सवाल पूछा नहीं, आप रैपिड फायर अपना कर लो, ओरिजिनल जो लेके आए वो कर लो। अच्छा, तो आप बताइए, मोदी के बनाम मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है।
लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। नीचे जो फंडामेंटल बात है कि क्या मोदी जी के से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं, ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। अब उन असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मेस्मराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विथ राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। ये बात बिल्कुल नहीं कहिए, ये गलत बात। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है, मोदी जी से ज्यादा वोट शेयर लेके राज किया है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में आप बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask the next rapid fire question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। Why are you being a bad loser? एक मिनट, एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। नहीं, T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनको हराया नहीं जा सकता है। मैंने जो बिल्कुल हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मोदी जी को कभी हराया जा सकता है या नहीं। मेरा सवाल था मोदी के बनाम ये 4-5 में से किस में दम है कि मोदी जी को हरा सके। रियलिस्टिक क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग चॉइसेस। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस विथ राइट लीडरशिप कैन टेक ऑन मोदी एनी डे and put a very formidable challenge. Is that leadership there today? Because you have not chosen Rahul Gandhi. Then says Rahul Gandhi can do it. Rahul Gandhi is not the right leader. मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस with right leadership has the ideological bandwidth, space and support big enough to mount a very formidable challenge to BJP and Modi. Okay, the corollary of this. Does it need a new leader to make this happen? It requires a reincarnation of Congress, a new Congress with a new leadership, a new face, new approach, new narrative. Again, बहुत लंबा सवाल है, इसलिए रैपिड फायर पे वापस आते हैं। लंबे सवाल नहीं, छोटे सवाल। ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अगर भरोसा नहीं है तो उस पर आंदोलन करना चाहिए, ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए। अगर ईवीएम पे देखिए, ईवीएम के सवाल को रैपिड फायर में मत बांधिए। 3 इसके पहलू हैं। एक टेक्निकल पहलू है, एक ऑपरेशनल पहलू है और एक पॉलिटिकल बात है। टेक्निकली वेदर ईवीएम्स कैन बी हैक्ड और नॉट, कोई भी आदमी जो टेक्नोलॉजी समझता है वो कहेगा हाँ भैया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, किया जा सकता है।
ऑपरेशनली इज इट पॉसिबल टू डू इट इन 10 लाख बूथ? वेरी अनलाइकली। 10 लाख बूथ में आप ईवीएम हैक कर दो, मैनिपुलेट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और पॉलिटिकली अगर आप समझते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है, then you don't need to go on yatra, you don't need to talk about farmers, you don't need to talk about unemployment, you just need to talk about EVM and you just need to say कि भैया मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ईवीएम को नहीं हटाओगे। पूरे देश की पार्टियों को जिनका भी इस पर भरोसा नहीं है उसको कहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आप मुद्दे कोई भी उठा ले, अगर ईवीएम ही एक्ट है तब तो आपका कोई फायदा मिलेगा नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह में आपने कहा ईवीएम ठीक नहीं है, शाम होते होते आपके पक्ष में रिजल्ट आया तो कह रहे नहीं ठीक ही है, पूरा भरोसा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चलिए, अब काम चल गया। फिर अगले दिन रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो कर भाई ईवीएम पूरा ही खराब है। अगर ईवीएम खराब है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है कि नहीं है, अगर है तो आप ऐसा मानते हैं तो आप कृपा करके आइए, रोड पर उतरिए, लड़ाई लड़िए। पहले यूपी बिहार में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग होता था, वही बूथ वोट का लूट है, तो उसको कैसे रोका गया? लोग खड़े हुए, लोग लड़ाई लड़े, लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो व्यवस्था बनाई कि चाहे 50 लोगों की जान जाए, आंदोलन हुए कि भाई आप बूथ नहीं लूट सकते, हमारा वोट हमको आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर ईवीएम पे सिर्फ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या डेमो दिखाने से नहीं होगा, अगर आप मानते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है या हो रहा है तो उस पर जन आंदोलन करने की जरूरत है। और वो ज्यादा पोटेंट हथियार है, बजाय इसके कि रोज बैठ के सुविधा अनुसार ब्रेकफास्ट पे ईवीएम खराब है, लंच पे भी ईवीएम भरोसे वाला है, शाम होते होते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगी, 2024 में जो चुनावों का नतीजा होगा वो इंडिया अलायंस के फेवर में होगा, यानी कि वो साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके, इस पर कुछ? इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट, उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट दोज हु आर अपोज टू बीजेपी, आई विल से यू मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे विद दिस आइडिया कि अब मोदी जीत गए तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। आई थिंक whoever are the key stakeholder, they should fight 2024 with all the might they have, but they must equally be determined to fight beyond 2024, both in parliament and on the streets. If you believe that you need to fight BJP or Modi, you should not see 24 election outcome as be all end all. उसके बाद भी देश है, उसके बाद भी डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी चुनाव होंगे, उसके बाद भी जिंदगी है। बीजेपी करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी, ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। डोंट मेक पीपल सरेंडर। आप मुझे मत कहिए, नहीं मैं जनरल बात कह रहा हूं। एंड आई अपील टू पीपल ऑल्सो, डोंट गेट स्कैर्ड। दिस इज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू विन, कि इसके बाद बस अब मेरी ही सरकार, अब इसके बाद मेरा ही मन, मेरा ही वर्ड, वही अब कानून इस देश में है। वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि लोग इस बात में यकीन रखें कि देयर इज टुमारो आफ्टर विक्ट्री, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी अ बीजेपी विक्ट्री। दैट डजंट मीन दैट कंट्री डजंट हैव एनी, वुड नॉट हैव प्रॉब्लम। दैट डजंट मीन देयर विल बी नो ऑपोजिशन। दैट डजंट मीन दैट वी शुडंट रेज आवर वॉइस ऑफ डिसेंट इफ वी डू नॉट एग्री विद मिस्टर मोदी जस्ट बिकॉज ही इज वोटेड इन अगेन। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि? अरे रोज कह रहे हैं, अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप क्या लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा? मतलब ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं गुड और बैड, सुनिए ऐसा गुड और बैड, फिर आप आगे वापस गुड और बैड।
बोल तो दीजिए, सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कंसेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी के ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरी समझ से, मैंने एक बार उनका और पीछे इस बात पे विरोध किया था। यूपी में चुनाव हुआ तो कहा कि भाई सेमीफाइनल जीत गए, अब तो 24 खत्म हो गया, उसके बाद कर्नाटक हार गए। तो ये कहना मतलब एक जीत का मतलब ये नहीं है कि अब आगे कोई जीत नहीं, आगे आपके पास चुनौती नहीं होगी। ये मुझे लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू से कि बी रेडी, ये क्योंकि आप एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं अपने समर्थकों को और अपने विरोधियों को, दोनों को। विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना